हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं हम लोग जीबीएसई स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 3 एसएस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे हेली, प्रियांशी एंड सचिन फाइनल मैच देख रहे हैं वर्ल्ड कप 2011 टीवी पे उनके पेरेंट्स के साथ। बहुत ही एक्साइटिंग मैच होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में। कौन वर्ल्ड कप जीतेगा, इंडिया और श्रीलंका, एकदम एंडिंग का गेम चल रहा होता है। श्रीलंका हैड पुट अप द चैलेंजिंग टारगेट फॉर द इंडिया टू अचीव, और श्रीलंका ने एक टारगेट बनाया हुआ है, इंडिया को वो फॉलो करना है, इंडिया को वो अचीव करना है विद द फियरलेस बैटलिंग ऑफ द इंडियन कैप्टन। और उस टाइम पे जो कैप्टन थे इंडिया टीम के वो थे महेंद्र सिंह धोनी। इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप जीत जाता है एंड सब लोग बहुत ही खुशी के मारे एन्जॉयमेंट अपनी हासिल करने के लिए बहुत ही मज़े से वो हैप्पीनेस को एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं कि यस हम लोग जीत गए। हेली सेड टू हर मदर वाइल वॉचिंग टीवी, मम्मी द प्रीवियस मैच बिटवीन इंग्लैंड एंड इंडिया रिजल्टेड इन द टाई, कि हम लोगों ने लास्ट जो रिजल्ट देखा था इंग्लैंड और इंडिया के बीच में वो तो टाई था, इसका मतलब क्या हुआ। तो उसकी जो मम्मी है नीता बहन वो बोलती है कि दैट मीन्स पॉपुलर गेम्स जैसे कि क्रिकेट, द आईसीसी हैड सिस्टमेटिकली फॉर्म्ड रूल। जो आईसीसी है, जो उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो सिस्टमेटिकली रूल फॉर्म करता है। द टाइड इन द मैच मीन्स दैट बोथ द टीम हैव इक्वल स्कोर। उसका मतलब ये हो गया कि दोनों टीम का जो स्कोर है वो इक्वल है। जैसे कि गेम है फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, उनके सबके सेट्स ऑफ रूल अलग अलग होते हैं। इफ़ द गेम हैज सो मैनी रूल्स, तो उसको रन करना, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए एक पॉपुलस नेशन होता है, मतलब किसी भी चीज़ को रन करने के लिए पर्टिकुलरली एक फ्रेमवर्क होता है पूरा रूल्स का। सो वी शॉर्टली रिक्वायर द फ्रेमवर्क रूलर कि वो चीज़ अच्छे से चले। नीचे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी प्रेम्बल दी हुई है। वी द पीपल ऑफ द इंडिया हैविंग अ सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे जो भी कैपिटल वर्ड है उनके सबके मीनिंग्स है जो हम लोग लेसन में पढ़ेंगे। सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, एंड टू सिक्योर टू बी ऑल द सिटीजन जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, liberty of a thought, expressions, belief, faith, worship, equality of status and of opportunity, and to the promote among all them of fraternity, assuring the dignity of an individual and the unity and the integrity of the nations. In our Constituently Assembly in the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to the ourselves this constitution. ये हमारा preamble है। द सिस्टमेटिक कंपाइलेशंस ऑफ द सेट ऑफ अ रूल, एक पूरा एक कंपाइलेशंस होता है सेट ऑफ अ रूल की कौन क्या कर सकता है कंट्री के अंदर, इसको कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। हमारी यहाँ पे एकदम वेल रिटन, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना बहुत लंबा चौड़ा एकदम रिटन फॉर्म में है, बहुत सारे पेजेस है उसके अंदर, जिसमें सिटीजन के राइट्स क्या है, रूल्स क्या है, उसके रेगुलेशंस क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, वो सारी चीज़ें डिटेल में लिखी हुई है। गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती है, उसकी पावर के लिमिटेशंस क्या है, जुडिशियल थिंग्स क्या कर सकती है, सबसे ऊपर कौन है, कौन किसको लायबल है, ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ लिखी हुई है। हम लोगों ने जो ऊपर ब्लू बॉक्स में पढ़ी दिस इज़ द प्रेम्बल, और जो प्रेम्बल है वो ट्राई करती है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज लाया जाए, वो उसके दायरे में लेके किए जाए। सो प्रेम्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको शॉर्ट में कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है वो बताता है। हाउ वॉज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर्म, किस हिसाब से हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ नेशनल गोल। जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारा नेशन का गोल शो करता है, एम शो करता है कि हम लोग डेमोक्रेटिक होना पसंद करेंगे, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म और नेशनल यूनिटी से भरे पड़े हैं। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब एस्टैब्लिश हुई थी, उसका जो वर्क स्टार्टिंग होना कि वो कैसे बनाया जाए, किस हिसाब से बनाया जाए, उसका वर्क प्रोसेस होना 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पहले फॉर्म की हुई थी, पहले स्टार्टिंग में वहाँ पे स्कॉलर और लीडर को डिस्टिंग्विश किया गया था। अलग अलग फील्ड में अलग अलग नॉलेज वाले लोगों को पसंद किया गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में मदद किए जाए, जो पॉलिटिकल विजन हो किसी को और फॉरसाइटनेट हो कि आगे क्या होगा जो देख पाए, वैसे लोगों को कॉरपोरेट किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। कुछ लीडर है जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बालदेव सिंह, and provide their guidance. Frank Anthony represent the Anglo-Indian community, जो भी ST SC BCs है उनसे भी एक रिप्रेजेंटेटिव लिया गया ताकि वो लोग उनके बारे में भी सोच पाए, जो लीडर उनके टीम से खड़ा हुआ है, उनकी जो जाति या कास्ट से खड़ा हुआ है उनके बारे में। HP मोदी को पारसी कम्युनिटी में से चूज़ किया गया। कमिटी हैज़ अ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशन स्कॉलर लाइक
कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर BR अम्बेडकर, KM मुंशी, ये सब अलग अलग फील्ड से अपना योगदान दिया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। फीमेल भी बहुत ही इंपॉर्टेंस अपना पार्ट दिया हुआ है, जिसमें सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, उन्होंने अपना बहुत अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले प्रेसिडेंट बने थे और जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पहले प्रेसिडेंट बने हुए थे। देयर वर द नंबर ऑफ द सब कमिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अलग अलग वेरियस पर्पस से बनाई गई थी। जो पहला जो ड्राफ्टिंग कमेटी का जो काम है, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था, वो हेडेड किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन को एक फाइनल शेप देने का काम किया था। लगभग 166 मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, लगभग 2 साल 11 मंथ और 18 डेज तक 166 मीटिंग हुई थी। एंड फिर फाइनली जाके 26 नवंबर 1949 को कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन पास किया, जो अमल में आया 26 जनवरी 1950, जो हमारा रिपब्लिक डे है। यहाँ पे कुछ लीडर्स के फ़ोटो दिए हुए हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था। वाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? एक क्वेश्चन आएगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो तो क्या होगा। एक्चुअली कोई भी कंट्री फंक्शन नहीं कर पाएगी अगर घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस ही नहीं होंगे। तो रूल्स रेगुलेशंस के बिना लाइफ इजी नहीं होगी, बहुत ही हार्ड हो जाएगी। अगर रास्ते पे चलना होगा तो अगर रास्ते पे ट्रैफिक रूल्स ही नहीं होंगे तो सबको जैसे मन चाहे वो चलाएगा, तो सबको डिले होगा अपने पर्टिकुलरली लोकेशन पे पहुंचने के लिए। इसलिए जो फ्रेमवर्क है कंट्री कैसे चलनी चाहिए, उसका पूरा फंक्शनिंग का जो लिस्ट है वो होना चाहिए। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव सर्व करता है। इट्स अ फाइनल डॉक्यूमेंट, एक्चुअली बहुत लंबा चौड़ा डॉक्यूमेंट है। इट्स अ फाइनली व्यू विद द इथॉस एंड द आइडियाज ऑफ अ कंट्री, जिसमें सब जो थियोरी है वो एकदम रिटर्न फॉर्म में है। जितनी आइडियाज़ है कंट्रीज़ की वो सारी चीज़ें लिखी हुई है। इट टेल्स अबाउट द काइंड ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री वुड हैव, और कौन सी गवर्नमेंट हमारी जैसी कंट्री को सूट करती है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, कंट्री कैसे चलानी चाहिए। डेमोक्रेटिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने लीडर को चूज़ करते हैं वोट करके, कि उनके बिहाफ पर्टिकुलरली वो जो इंसान रिप्रेजेंटेटिव है वो एडमिनिस्ट्रेशन करे। एंड देयर आर द प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन टू चेक द मिसयूज ऑफ अ पावर बाय द लीडर, और कॉन्स्टिट्यूशन सी में प्रोविजन होते हैं कि वो जो लीडर के जो पावर है वो मिसयूज तो नहीं कर रहा, वो चेक करने का काम भी करती है। थिंग्स टू नो में यह है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक्चुअली थोड़ा ब्रिटेन, आयरलैंड, फ्रांस एंड USA से थोड़ा लिया हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले ब्रिटिशर्स और यूरोपियन बहुत ज़्यादा हुआ करते, तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो थोड़ा उनसे थोड़ा बोरो किया हुआ है। उनके और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ लॉ सेम है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द बिगेस्ट लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो पूरा लंबा चौड़ा रिटन फॉर्म में है। मतलब इतनी बड़ी बुक है कि आपके इतने सालों के पूरे सिलेबस भी इकट्ठा कर दिए जाए तो वो शायद कॉन्स्टिट्यूशन की बुक बहुत ज़्यादा होगी, बड़ी होगी। सेलियन फीचर देखेंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो उसके फीचर्स क्या है उसके बारे में देखते हैं। डेमोक्रेटिक रूल, इंडिया हैड अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट। जनरल इलेक्शंस होते हैं, जो भी 5 साल के लिए जो भी जीतता है वो इलेक्शंस में वो 5 साल तक गद्दी पे बैठता है। जो भी सिटीजन्स जो 18 साल का होता है उसको एलिजिबिलिटी मिलती है वोट कास्ट करने की। वी कैन नॉट इमेजिन द डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शंस, और इलेक्शंस डेमोक्रेसी सोचे और इलेक्शंस ना हो, इट्स नॉट पॉसिबल। पीपल जो पूरी कंट्री में ये इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव में पार्टिसिपेशन देते हैं, वो इलेक्ट करते हैं, वोटिंग करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं। एंड जो वोटर है कंट्री के वो कोई भी बिना बेसिस पे, मतलब कोई भी भेदभाव किए बिना, किसी रीजन, कास्ट, क्लास और जेंडर बिना भेदभाव किए ये इलेक्शंस होता है। द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव 5 साल के लिए रूल करता है एंड सिटीजन एंजॉय करते हैं फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन और फ्रीडम टू स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट। और जो सिटीज़न होते हैं वो आसानी से जो भी धर्म पालना चाहते हैं वो फॉलो कर सकते हैं, जो भी स्पीच, एक्सप्रेशन और थॉट रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। सेक्युलरिज्म देखेंगे, सेक्युलरिज्म का मतलब हो गया कि कोई भी रिलीजन की चीज़ों में, धर्म के बाबत की चीज़ों में गवर्नमेंट अपना इंटरवेन नहीं करेगी, मतलब अपना दादागिरी या फिर अपने जो रूल्स है वो थोपने की ट्राई नहीं करेगी। सिटीजन्स उनके ऊपर बेस ऑन सपोज टू बी कौन से धर्म के, उसके बेस ऑन कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सब सिटीजन को राइज है, उनको जो मर्जी चाहे वो रिलीजन को फॉलो करने का, जो धर्म वो चाहते हैं वो उनको अपना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब होता है गवर्नमेंट दैट ऑब्टेन पावर फ्रॉम द पीपल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। रिपब्लिक का मतलब हो गया कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो गवर्नमेंट को पावर मिलता है पीपल के थ्रू,
हम लोगों ने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फॉर्म चूज़ किया है, दैट मीन्स ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, लोगों की बनाई हुई लोगों की सरकार, जहाँ पे लोगों को प्रिविलेज लिया जाता है, लोग नहीं चलाते वो लोकतंत्र, पन उसके बिहाफ में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो चलाते हैं। रादर इट इज़ एक्सेसिबल टू दी ऑल द सिटीजन इरेस्पेक्ट ऑफ द कास्ट, क्लास एंड रिलीजन्स और द जेंडर। कोई भी धर्म का, कोई भी कास्ट का, कोई भी क्रीड का वो रिपब्लिक जो एक्सेसिबल होता है सिटीजन्स बनने के लिए, और यहाँ पे इट्स रादर एक्सेसिबल टू दी ऑल द सिटीजन्स। और एक्चुअली जो रिपब्लिक का जो भी नॉर्म्स है, वो प्रिविलेजेस जो भी गवर्नमेंट देती है डेमोक्रेटिक में, वो किसी भी धर्म के, किसी भी जाति के लोगों को मिल सकती है। थिंग्स टू नो में देखते हैं, एनी कॉमन पर्सन, मैन और वुमन, हॉकर या वेजिटेबल, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, वो सरपंच बन सकता है या विलेज का मुखिया बन सकता है, या फिर वो एमएलए बन सकता है, या फिर उसको प्रधानमंत्री बनना है तो प्रधानमंत्री बन सकता है। फॉर एग्जांपल है मैशंस, जो मंजी भाई है। मैशंस मतलब आपको पता है, जो घर पे जो कबर्ड वबर्ड बनाने वाला आता है, वो उन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली में पार्ट लिया और वो एमएलए के मेंबर बन गए। यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके नीचे 3 चीज़ काम करती है, दैट इज़ द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव के नीचे पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट के नीचे काम करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा। वैसे एग्जीक्यूटिव के नीचे प्राइम मिनिस्टर होता है और प्राइम मिनिस्टर की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है। जुडिशियल होता है, जुडिशियल के नीचे सुप्रीम कोर्ट होती है। स्टेट गवर्नमेंट, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग देखने जाए तो सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट 2 अलग अलग गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में भी। स्टेट गवर्नमेंट है, उसको पहले गवर्नर एक बनाया जाता है, स्टेट का जो मेन होता है वो गवर्नर होता है, उसको 3 पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है एज यूजुअल फॉर द कंट्री गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव को स्टेट असेंबली, विधानसभा एंड विधान परिषद में अंदर और बाइफर्केट किया जाता है। एग्जीक्यूटिव को चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसको आगे देखने जाए तो लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव, अगर गांव की है तो पंचायत, अगर शहर है तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपल बोर्ड, डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन। जुडिशरी हाई कोर्ट देखेंगे, जुडिशरी के अंदर सबसे पहले होगी सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, एक्चुअली ये गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है। लेजिस्लेटिव का लॉ बनाने का काम होता है, एग्जीक्यूटिव का काम उसको फॉलो करवाने का होता है, और जुडिशरी अगर कोई भी लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिशमेंट देने का काम होता है। फेडरल स्टेट देखेंगे, इंडिया फेडरल स्टेट है। देयर इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सब्जेक्ट ऑन विच द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट कैन बी फ्रेम लॉ। सपोज टू बी वो करने के लिए हम लोगों ने 3 लिस्ट में डिवाइड कर दिया है हमारी जो पूरी लिस्ट है उसको, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। लॉ जो फ्रेम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एंटायर नेशन को लगता है। फंडामेंटल राइट्स देखेंगे कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है। फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने पढ़ा कि 26 नवंबर 1949 को हम लोगों ने ये अडॉप्ट किया था अपना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और ये अमल में आया था 26 जनवरी 1950। तो इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें इंडियन सिटीजन के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स है जो नीचे लिस्ट डाउन किए हुए हैं। पहला है इक्वल बिफोर लॉ, हम लोग सब लॉ के सामने सेम है, भले हम लोग अमीर गरीब छोटे बड़े जो भी कास्ट के बिलोंग करते हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम लोग को जो धर्म फॉलो करना है वो फॉलो कर सकते हैं। हम लोग कहीं पे भी एसोसिएट हो सकते हैं, पीसफुली असेंबल हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। स्पीच एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, हम लोग को हमारी बातें रखने का और एक्सप्रेस करने का हक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिविल, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज फॉर्म कर सकते हैं अगर हमारे सिविल राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। कोई भी चीज़ आपको लगे कि वो एक्सप्लॉइट हो रही है तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यूज़ कर सकते हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में।